रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जो मुरीदके के अंदर सानिया हुआ उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं और कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखें, कंफर्म इतला कोई भी नहीं है कि तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ बना क्या। इब्तदाई तौर पर जो इतलात आई उनमें यह कहा गया कि उनमें से एक भाई जख्मी हो गया, बाद में कुछ लोगों ने कहा कि दूसरा भी जख्मी हो गया, फिर यह भी बताया गया कि दोनों में से एक भाई गिरफ्तार हो गया, फिर कुछ इतलात आई कि नहीं, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दावे ऐसे सामने आए कि पुलिस के पास वो नहीं है, उनको एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, और कुछ दावे ऐसे सामने आए कि वो दोनों फरार हो गए, वो पकड़े ही नहीं गए। अब देखें, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके वो हेड हैं, ऐसे मुमकिन नहीं है। जिस तरह का घेरा पड़ा हुआ था वहां से निकलकर इस तरह जाना मुमकिन नहीं है, और वहां से निकलकर इतनी दूर चले जाना। अब ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं बाकायदा एजेंसियों की जानिब से, मीडिया पर्सनस को कह के कि आप बताएं जी वो आज़ाद कश्मीर पहुंच गए या पंजाब की हदूद से बाहर निकल गए, और अब वहां से उन्हें उठा के वापस लाया जाएगा। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। आज़ाद कश्मीर जाने के लिए जो रास्ते हैं उन पे बहुत सारी चेक पोस्टें हैं, खासतौर पे आजकल के दिनों में तो बहुत सख्ती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो वहां पहुंच गए, और जिस तरह का घेरा पड़ा हुआ था वहां से कोई नहीं निकल पा रहा था, ये वहां से कैसे निकल गए? ये वो बड़े सवालात हैं जो अब तक कुल मिला के मुझे समझ आती है बात। मुझे ऐसा लगता है कि जब अंधाधुंध गोली चलाई गई, बख्तरबंद गाड़ियां आई, और जब चीजें एकदम कंट्रोल की गई, लोगों को गलियों में धकेल दिया गया, और जो मेन कंटेनर है उसको आग लगाई गई, उस वक्त कुछ लोग गिरफ्तार हुए। और जो एनी शाहिदीन है उनका कहना है कि 25 से 30 लोगों का एक गिरोह आया था, और उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आई। अब ये अगर गिरफ्तार करके उस वक्त गायब किए गए हैं तो फिर एजेंसियों की तहवील में होने चाहिए दोनों भाई। अब मेरे ख्याल में कि ये फैसला किया गया है कि उनकी कानूनी गिरफ्तारी डाली जाए। अब दुआ मेरी ये है कि सारे सलामत हो। अगर क्यादत में से कोई शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया तो एक नया फड्डा पाकिस्तान में पड़ जाएगा। पाकिस्तान की एजेंसियां इससे कैसे जान छुड़वाएंगी, ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। अगर आज किसी को मसलियतन कोई झूठ बोलना पड़ा या अपनी किसी बात से पीछे हटना पड़ा तो तारीख बड़ी जालिम चीज है। कल सारी दुनिया जान लेगी, सबको पता चल जाएगा कि हकीकतन हुआ क्या था। जैसा कि अब हकायक खुलना शुरू हो गए। समा टीवी, ये अलीम खान का टीवी चैनल है। अलीम खान वो शख्स है जो प्रॉपर्टी का धंधा करता है, और इसकी एक सोसाइटी बड़ी मशहूर हुई आज से कुछ अरसा पहले। समा टीवी भी इसका है। ये पार्क व्यू सोसाइटी, जहां पे लोगों के प्लॉट और घर सारे डूब गए। तो अलीम खान ने अचानक से अपने चैनल पे पंजाब हुकूमत का ये जो ऑपरेशन था तहरीक लब्बैक के खिलाफ, इसके हवाले से बड़ी अजीबोगरीब रिपोर्टिंग करवा दी। यानी वो चीजें मंजरे आम पे ले आए जो बाकी चैनल या अखबारात नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े एंकर वो डर रहे हैं कि यार अगर सच बोल दिया तो मुसीबत बन जाएगी। जो हमारे अपने सोर्सेज के साथ हमारे लोगों की बात हुई वो मैं आपके सामने बाद में रखता हूं, लेकिन अलीम खान का टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने ईदी आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जख्मियों को और लाशों को उठाने वाली सर्विस है, उनका जो इंचार्ज है उससे बात की उनके जर्नलिस्ट ने अपने प्रोग्राम में। तो बताया जनाब, गवाहियां आ गई वहां से कि 150 गोलियों से जख्मी अफराद को यहां से अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, और सिर्फ कोई 150 बंदा मुंतकिल किया गया यहां पे DHQ अस्पताल मुरीदके में, और फिर वहां से वो बंदे भिजवाए जा रहे हैं लाहौर में अस्पताल में। तो एक तो बड़ी तादाद में जो जख्मी हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, ये टांग में, पेट पे, कमर में, रानों पे, बाजुओं में, ये वो लोग हैं, सीने में। इनमें बहुत सारों की हालत खराब भी है। कुछ जख्मी मामूली थे और कुछ बड़े सीरियस जख्मी थे। ये जो ईदी फाउंडेशन वाले हैं, जो ईदी एम्बुलेंस सर्विस वाले हैं, वो ये बता रहे थे, उनके जो इंचार्ज हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया, अलीम खान के चैनल के ऊपर अब ये चीजें चल रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पास जो सोर्सेज है वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन वहां पे भी सैकड़ों लोगों को गोलियां लगने से जख्मी होने की कंफर्मेशन आई। फिर यह बताया गया कि बहुत सारी लाशें थी, और इतनी लाशें थी कि पुलिस अपने साथ लेकर गई। यानी ईदी को अपनी एम्बुलेंस के अंदर लाशें उठाने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि तमाम लाशें जो है वो पुलिस, जिसको कहा गया था कि आपने चाहे वो को क्लियर करना है, वो अपने साथ उठाकर लेकर गई है। अब देखिए, तहरीक इंसाफ तो अपने लापता अफराद या लाशों के हवाले से कुछ नहीं कर सकी ना 26 नवंबर को, क्योंकि तहरीक इंसाफ जिस जगह गई थी डी चौक में, उसको क्लियर करना, काबू करना, लाइटें बंद करना, वहां पे बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था, बड़ा खौफनाक। और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी कुछ नहीं किया बाद में। लेकिन यहां पे ये एरिया बहुत बड़ा है, यहां आबादी बहुत ज्यादा है, रकबा भी ज्यादा है, एनी शाहिदीन भी बहुत ज्यादा है, तो यहां पे, और लोग यहां रहने वाले भी हैं बहुत सारे, तो यहां चीजें छुपाना इतना आसान नहीं होगा। इसकी तहकीकात जरूर करवानी चाहिए ताकि पता चले। और जिन लोगों के घर वाले अभी तक वापस नहीं आए और पुलिस के पास भी नहीं है, उन्हें फौरी तौर पे बताना चाहिए और एक लिस्ट जारी करनी चाहिए कि ये वो तमाम लोग हैं जिनके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अलीम खान का चैनल ये क्यों कर रहा है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। हालांकि वो मौजूदा सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे लगता है कि
शायद फिर कोई एनओसी फंस गया है, जिसकी वजह से अलीम खान उस्मान बुज़दार के भी बहुत खिलाफ था। उस्मान बुज़दार के तो मैं भी खिलाफ था, मुझे लगता था कि पंजाब उससे बेहतर वज़ीर आला डिजर्व करता है। लेकिन अलीम खान तो एक स्पेसिफिक रीजन था ना कि या तो मुझे वज़ीर आला बनाओ या मुझे एनओसी तो दो, कम से कम अरबों का फायदा तो हो। तो वो एनओसी या तो कोई फंसा हुआ है या कोई इंक्वायरी चल रही है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और अभी क्योंकि मैंने ये बात कर दी है तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे और आने वाले दिनों में ये इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंच जाएगी कि अलीम खान साहब किस चक्कर में उनका चैनल जो है वो चीजें बता रहा है या कर रहा है जो बाकी लोग जुर्रत नहीं कर रहे। अब मैं आपको जरा कुछ फैक्ट्स बताता हूं, ये आपके सामने में रखने लगा हूं। मेरा अपना एक बंदा, हमारा अपना सोर्स है, उसने पुलिस का जो सोर्स है उससे बात की है और कुछ 3 लोग इसके अंदर जो है उनसे डिफरेंट लोगों से बात की गई है। अब नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं मुबैना तौर पे। ये क्योंकि डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई, मेरा एक सोर्स है, उसने क्लेम किया कि उसने 3 पुलिस वालों से बात की और उसने वो इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाई है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं फिर कहूंगा बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उसका कहना है कि धड़ाधड़ लोग उठाए जा रहे हैं इस वक्त पंजाब में। रिश्वत की एक मंडी लग चुकी है, बिल्कुल जैसे 9 मई के बाद हुआ था। वो ये बताता है कि ऑपरेशन में शरीक और उस इलाके के करीब तैनात पुलिस के 3 एहलकारों से उन्होंने पूछा कि कितने लोग मारे गए, तो तीनों एहलकारों ने जो तादाद बताई है वो कम से कम 60 बताई है। यानी 3 एहलकारों से जो बात हुई उनमें जो कम से कम तादाद है वो 60 बताई है और ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं 100 से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिनकी लाशें वहां देखी गई। अब ये पुलिस वाले सोर्सेज हैं, ये क्लेम मेरे सामने आया। इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वाकई इतने लोग मारे गए हैं। सवाल है ना, मैं तो वहां नहीं था, ना किसी जर्नलिस्ट को वहां पे छोड़ा उन्होंने कि रिपोर्टिंग कर ले, बल्कि सारे इलाके बंद करके अंदर वो जलियांवाला बाग बना के उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 लोग मारे गए हैं। वहां हमने तो 3 से बहुत ज्यादा लोगों की लाशें तो हमने खुद देखी हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियोज हैं। लोग अपने मोबाइल फोन बंद करके भाग गए सारे तरीके लबैक वाले, उन्हें अपनी अपनी मुसीबत पड़ी हुई है कि ये तो पूरी रियासत पागल हो गई है। तो पुलिस वाले जो हैं वो अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर ये बात करते हैं कि कम से कम 60 लाशें तो उन्होंने देखी, ये उनका क्लेम है। और ज्यादा में वो कहते हैं जी ये 100 से ज्यादा हो सकती हैं। 7 आरपीओज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, 2 आईजीज, मुतअद्दिद डीपीओज, सीसीडी की जिम्मेदारी लगी कि लाशें और जख्मियों को उठाया जाएगा, जाए वकुआ को क्लियर किया जाएगा। दर्जनों लोगों की हलाकत गलियों और प्लाटों और ग्राउंडों में खून बह जाने के बायस हुई है, क्योंकि गोलियां लगने के बाद लोग जान बचाने के लिए मुल्का गलियों और मोहल्लों की तरफ भागे थे। उनको उठाकर ले जाया गया था। तिब्बी इमदाद का कोई बंदोबस्त नहीं था और तिब्बी इमदाद इनको ना दी गई। पुलिस और रेंजर्स खून के निशान फॉलो करके जख्मियों और लाशों तक पहुंचती रही है। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन होने वाला पूरा दिन और अगली रात, सारी रात 13 और 14 की जो दरमियानी रात है, और 14 अक्टूबर का पूरा दिन रेंजर्स और पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन करती रही है। इलाके में शदीद खौफ हरास और जिसको वो मशकूक समझते थे उसको उठा लेते थे। ये वहां हो रहा। अब पुलिस ने दोबारा दिहाड़ियां शुरू कर दी हैं, जैसे 9 मई की बात की थी। बंदा उठाया, फिक्स कर देंगे 9 मई में, तो इतना पैसा दे दो। बंदे बेचारे पैसे देते थे। अब तहरीके लब्बैक वालों को भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया जा रहा है। घरों में घुसकर तलाशियां हो रही हैं, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। खदशा है कि जिन जख्मियों को जाए वकुआ से लाशों के हमरा उठाया गया वो भी शायद ज्यादा जिंदा नहीं है, क्योंकि वो एक ऐनी शाहिदीन है। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे एक ऑपरेशन अब किया जाएगा कि सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने कहा कि इतने बंदे मर गए, इतने मर गए, उन बंदों को उठाया जाए, उनको काबू किया जाए। भाई इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करें, जो लोगों से पूछें, लोग अपनी दरखास्तें भेजें, लोग वहां पे दरखास्तें भेजें कि जनाब मेरा ये प्यारा ये गया था धरने वाली जगह पे, अभी तक वापस नहीं आया। तो जुडिशियल कमीशन जो है वो चेक करे तमाम इदारों के पास कि वो किसी की हिरासत में है। अगर वो किसी की हिरासत में नहीं है तो फिर बंदा कहां गया, ये इस तरह पता चलेगा कि बंदे किधर गए। इसके ऊपर ये मट्टी डालने के चक्कर में है कि सारे मामले को छुपा ले, बच जाने वाले सपोर्टर हैं वो सारे गायब हैं। अब ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस वक्त भी टीवी पे खबरें चलाई जा रही हैं कि जल्द पकड़ लिया जाएगा रिजवी बरादरान को, और मेरी इतला के मुताबिक पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी डाल दी जाएगी जैसे नॉर्मली होता है। जो इंतजार पंजूता के साथ हमारे साथ माजी में अगर ये ना हुआ होता ना पाकिस्तानियों के साथ, तो हम कहते कि शायद, अब हम इतने यकीन से पता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बार बार हुआ है ऐबद दुरानी के भाइयों के साथ, ये इंतजार पंजूता साहब के साथ और बेशुमार लोगों के साथ बार बार ये किया गया कि जनाब ये पुलिस ने बरामद कर दिया जी, बंदा आ गया वापस, ये नहीं बंदा शुमाली इलाका जहां चला गया था वापस आ गया जी। अब इन्हें कश्मीर के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है अपने बंदों के जरिए से, लेकिन ये ऐसा होना नहीं है। खबरें चलवाई जा रही हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है नादरीन, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। बल्कि एक चीज और बताता हूं कि साद रिजवी के घर से भारतीय करेंसी भी बरामद हो गई। ये साद रिजवी के घर से ना रॉकेट लॉन्चर भी मिलेंगे, इसके घर से जो है खुद कुछ जैकेटें भी मिलेंगी, इसके घर से अब जो है ना वो
آپ کو ایٹم بم کی یورینیم بھی ملے گی، اس کے گھر سے آپ کو بڑی عجیب عجیب چیزیں ملیں گی۔ یہ پرانا کھیل ہے پاکستان میں۔ جنا پور کے نقشے مل گئے تھے، یاد ہے آپ کو ایم کیو ایم کے دفتروں سے، کہ جناب وہ ایک نیا ملک بنانے جا رہے تھے، جنا پور الگ کرنے جا رہے تھے۔ آج تک کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ اکثر ایسے کرتے ہیں، جب بھی کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس کے گھر سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ طاہر القادری کے گھر سے عجیب و غریب چیزیں انہوں نے ڈھونڈ لی تھی ایک دفعہ، بلکہ لے کر آئے تھے کہ اور چیزیں ڈالنی ہیں، وہ تو کارکن وہاں پہ اڑ گیا، انہوں نے نہیں آنے دی۔ تو یہ ریاست کا طریقہ واردات ہے، جس کو قابو کرنا ہو وہی ہتھیار انہوں نے عمران خان کے گھر سے پکڑے تھے، وہی ہتھیار انہوں نے تصویر نکال کے لگا دی کہ یہ سعد رضوی کے گھر سے پکڑے گئے۔ اندازہ کریں آپ ان کی بے شرمی کا۔ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، پہلے وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنا دوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میں۔ عمران خان نے کہا خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہونے پر اپنے تمام ممبران اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے اراکین نے جس طرح نظریے پر ڈٹ کر بنا کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ میں علی امین گنڈا پور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بغیر کسی تردد کے ایک نہیں 3 مرتبہ استعفیٰ دیا۔ یہ ہموار ٹرانزیکشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے نظریے کا بول بالا ہے۔ گنڈا پور کے پاس ویسے دوسرا آپشن بھی کوئی نہیں تھا، تو اچھا انہوں نے اپنی بھی عزت بچائی ہے، اپنی فیملی کی بھی بچائی ہے، اور وہ نکل گئے اس میں سے۔ اب سارا کا سارا برڈن جو ہے وہ سہیل افریدی پہ ہے کہ کیا وہ آپریشن کے معاملے میں، معدنیات کے معاملے میں، عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کے معاملے میں ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں جاتے ہیں یا ایک نئی توانائی کے ساتھ سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ سہیل افریدی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سہیل افریدی کو خصوصی پیغام عمران خان صاحب نے دیا، انہوں نے کہا خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لہذا اسے کھل کر کھیلنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس سے منسلک لوگوں کو صرف اس لیے غدار کہہ دینا کہ وہ کسی پالیسی سے متفق نہیں ہے انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے اور ریاست مخالفت کا لیبل لگانے والوں کی دکان بند ہونی چاہیے۔ یہ ٹاؤٹ روزانہ بیٹھ جاتے ہیں نا بیچارے، یہ سودا بیچ دیتے ہیں، وہ سودا بیچ دیتے ہیں۔ ٹاؤٹوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب عوام کے خلاف کھڑے ہونے کا وہ دم خم نہیں رہا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ نہیں بکتا، اب جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا سیاہ اور سفید نہیں ہوتا، اب فیصلے ان کی مرضی کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ لہذا احتیاط کریں، احتیاط کا دامن تھام لیں، ورنہ روزانہ بے عزتی ہوگی، روزانہ منہ کالا ہو جائے گا۔ وہاں کسی بیچارے چھوٹے موٹے آفیسر کی بات سن کے باہر نکل کے رولا ڈال دیتے ہیں، اے نہیں ہونا، یہ نہیں ہو سکتا، میرا نام بدل دینا، میں پوری قوم سے معافی مانگوں گا، میں زمین پہ لکیریں لگاؤں گا۔ وہ عجیب عجیب دعوے کر دیتے ہیں، بعد میں اسٹیبلشمنٹ کی منجی ٹوٹتی ہے، 7 دن کی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا آپ ذرا نارملائز کریں اپنے آپ کو اور اس چیز کی عادت ڈالیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شکست ہو سکتی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا بطور سیاستدان ایسی کسی بھی پالیسی پر تنقید کرنا میرا حق ہے جو عوام کے مفاد، ملکی سالمیت اور جمہوریت کے خلاف ہو۔ ایسی ہر پالیسی کی مخالفت کی ہے اور کرتا رہوں گا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں، خیبر پختونخوا کی عوام کو جواب دیں۔ اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کی عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے اور عوام بھی میری ہے۔ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے زمان پارک میں 8 میں سے 7 گھروں میں میرے خاندان کے لوگ فوج میں تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، مگر اس کے باوجود بدامنی قائم رہتی ہے اور دونوں طرف ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ صرف ملٹری آپریشن دہشت گردی کا حل نہیں ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں سے دربدر ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بڑے بڑے آپریشن کر کے دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش میں ہے، مگر یہ ناصور ختم نہیں ہو رہا۔ ہر سال بہت سا قیمتی خون بہہ جاتا ہے، کبھی فوج اور پولیس فورسز کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ہمیشہ کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلوں کے بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سیاسی نمائندوں اور خیبر پختونخوا حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسی بناتے ہوئے تمام اہم سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، چاہے وہ مقامی قبائل ہوں یا خیبر پختونخوا کی حکومت، وفاقی حکومت یا افغان حکومت۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر دہشت گردی کے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے جب انہیں بتایا گیا کہ 2 آفیسرز اور 11 فوجی شہید ہوئے تو عمران خان صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ افغانستان سے بات کرو، افغانستان سے بات کرو، افغانستان کے ساتھ بات کرو۔ خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات کر کے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ صوبے میں مؤثر اور دیر پا امن قائم ہو
और नतीजतन मईशत बहाल हो। हर जमहूरी मुआशरे में अवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना और सीधी गोलियां चलाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को डी चौक में भी ऐसे ही खून की होली खेली गई, जब हमारे निहत्ते कारकुनों पर स्नाइपर से गोलियां चलवाई गईं। मैं मुरीद के साने में बेईमाना तशद्दुद और निहत्ती अवाम को गोलियां मारने की पुरजोर मजम्मत करता हूं। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब नाजरीन, मैं आपको बैनुल अक़वामी फ्रंट से 1-2 खबरें बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ना बड़ी गेम खेल गए। लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने वो जिल्लत समेटी है वहां डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे उन्होंने तारीफें की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी जड़ी अंदर गल्लां कीतियां ने ना, इधर भी करो जरा, आ जाओ। और जो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की चमक थी और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे चमकाया है शहबाज शरीफ साहब ने, जो लिशकाया है शहबाज शरीफ साहब ने, उसकी कोई माजी में मिसाल नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता है कि इन लोगों की औकात क्या है। आप देखें ना, वो इंडोनेशिया का हुक्मरान, वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे जी मैं एरिक से मिल लूं, मैं उससे मिल लूं। उनके बच्चों से मिलने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं लोग कि जनाब सानू बचाओ, साड़ियां हुकूमत बचाओ, अवाम हमारे खिलाफ है, आप हमें बचाएं, आप हमारे माई बाप। ये चल रहा है जनाब। और शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं बंद कमरों में क्या क्या बातें की होगी। तो अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में उसको एग्जैक्टली पता था कि ये आदमी क्या कहेगा। आगे बुला लिया। शहबाज शरीफ ने वहां पे तारीफ की उस डोनाल्ड ट्रंप की जिन्होंने कहा कि मैंने बहुत हथियार दिए हमास को मारने के लिए, इसराइल को जो मांगा आपने दिया, और उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया इसराइल ने, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने वहां उनकी तारीफ के जमीन आसमान के कलाबे में ला दिए, बहुत तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम को मौका नहीं मिला ये वाला। अब बरतानवी वजीर आजम का जो स्टेटमेंट है वो इससे मुख्तलिफ है, और जो एक स्टेटमेंट स्पेन से आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता है कि ये जो डील हुई है अमन के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल को छुट्टी मिल गई है, या जो उन्होंने कत्लो गारत की है उसके ऊपर उनको इम्यूनिटी मिल गई है, या उसकी माफी हो गई है। ये गजा का जो जेनोसाइड किया गया है या कत्लेआम किया गया है, नस्लकुशी की गई है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये स्पेन कह रहा है और पाबंदियां बरकरार रखने की बात कर रहा है। एक गैर मुस्लिम मुल्क का हुक्मरान ये कह रहा है। बरतानिया क्या कह रहा है? वो कह रहा है जनाब इसराइल को यहां पैसा देना चाहिए गजा की तामीर नौ के लिए, उसने दबाई फेरी है। आपका वजीर आजम नहीं बोलता, ना जुल्म के खिलाफ बोला, ना मजलूम के हक में बोला। बोला क्या? सिर्फ एक ताकतवर और बड़े आदमी की वहां तारीफ करके आया। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? आज कहां खड़ा है पाकिस्तान? हम सब जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी गेम कर गए। यानी यरगमाली और लाशें वापस लेने का बहुत दबाव था नेतन्याहू पे, तो वो तो वापस हो रही हैं। अब मुकम्मल ट्रांजैक्शन होने वाली है। मुसलमान ममालिक का जो खतरा है उसको भी कम करना था, तो ये अमन मुआहदा भी करवा दिया। लेकिन गजा में फलस्तीनियों को ये आराम से रहने देंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस्राएली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गजा में सिक्योरिटी की गारंटी की एक ही सूरत है, और ये हम जरूर करेंगे कि वहां पे यहूदियों की आबादकारी की जाए। अब फलस्तीनियों के इलाके में वहां पे भी यहूदियों की आबादकारी की जाएगी, एक नया मसला पैदा हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल सारा का सारा जाएगा इसराइल के पास, ये हमें नजर आ रहा है। और हमास को फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी वाज़ेह धमकी लगा दी है कि अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं होती तो पुरतशद्दुद रास्ता अपनाएंगे। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात पहले से कह दी है। तो एक बात तो आप सारे लोग समझ लें कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। और आपके वजीर आजम ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो कई दहाइयों से है उसको पसे पुश्त डाल के एक नया मौक़िफ़ अपनाया है, जो वो मौक़िफ़ नहीं है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। आज एक डिफरेंट मौक़िफ़ है, एक डिफरेंट पॉलिसी है। पाकिस्तान ने प्रो अमेरिका और प्रो इजराइल पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किया है। इसराइल के खिलाफ हर किस्म की पॉलिसी तर्क कर दी है, उनके ऊपर तनकीद बंद कर दी है और उनसे जवाब लेना बंद कर दिया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उन्होंने वो तमाम चीजें की जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मांगी हैं। ये हकीकत है, आप इससे भाग नहीं सकते। आने वाले दिनों में मजीद क्लैरिटी आ जाएगी इन चीजों में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।